नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भारत आज दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। पिछले एक साल में हिंदुस्तान का विकास 7% की दर से हुआ है और ये विकास पूरी तरह से भारत के शहरों पर निर्भर है। हमारे शहर आर्थिक पावर हाउस के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन इस उन्नति में जब ये शहर यहाँ होने वाले अपराधों के लिए बदनाम होते हैं तो तरक्की की राह पर ये अपराध रोड़े की तरह महसूस होते हैं। हम रोज उन्नति के नए रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन अपराध करने वाले भी अपराध करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे शातिर अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को कई तरह के एडवांस तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ अपराधी इतने शातिर हो गए हैं कि उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए भी चुनौती बन जाता है। आज का ये केस हरियाणा के पानीपत शहर से जुड़ा है, जो कि कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का मैदान बना, लेकिन साल 2017 में वहां के एक कुख्यात अपराधी द्वारा पुलिस को ललकारा जा रहा था। जो बेवकूफ घना दिमाग लगावे बेरा है ना, उससे अपने हरियाणा में की कहवे से अटकल पच्चू मने जोकर। पानीपत पुलिस वालों, तुम जोकर हो, जोकर, अटकल पच्चू, बैल दिमाग। इंस्पेक्टर राजेंद्र चौधरी, पीएसआई सुरेश वशिष्ठ और एएसआई महेश त्यागी। तुम मुझे क्या, मेरी लंगोट भी ना ढूंढ पाओगे। सर, इस बार इसने पोस्ट बागपत से किया था। चर्बी बढ़ती जा रही है इसकी। यूपी पुलिस से कहो बागपत का कोना कोना छान मारे। एक बार मेरे हाथ लग जाए, इसका अटकल बच्चों तो मैं निकालूंगा। क्या सर, वो बागपत से भी भाग गया? बागपत से वो हरियाणा भी आ सकता है, राजस्थान भी जा सकता है। राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म करो, वो किसी भी तरह हमारे हाथ आना चाहिए। ठीक है सर। पुलिस को जोकर कहने वाला ये अपराधी पुलिस को चैलेंज करके बार बार चकमा दे रहा था। कौन था ये जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बार बार पुलिस का मजाक उड़ा रहा था? बड़ा भारी बंदोबस्त है। चूड़ियां पहन लो पानीपत पुलिस वालों। बेवकूफों की पूरी फोर्स भी मिल जाए तो भी कोई मेरी पूछ ना फाड़ सकता। सर, इस बार उसने ये पोस्ट राजस्थान की चुरू से की है। सुरेश, राजस्थान पुलिस को अलर्ट करो, इस बार यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर। क्या सर, वो चुरू से भी भाग गया? पुलिस को बेवकूफ, जोकर, अटकल पच्चू और न जाने क्या क्या कहने वाला वो अपराधी लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वो पानीपत पुलिस को लगातार चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या पुलिस उसको हथकड़ी पहना पाएगी या नहीं। दूर से देखा तो पुलिस टोपी लगा रही थी, पास आके देखा तो बाल खुजला रही थी। ओ तेरी, वो तो फिर से मार के भाग गया। सोशल मीडिया के इस मनचले अपराधी को पकड़ना पानीपत पुलिस के लिए इज्जत का मसला बन गया था। वो आए दिन पुलिस को इधर उधर भटका रहा था, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन ये अपराधी बार बार पुलिस को ऐसे चैलेंजेस क्यों दे रहा था? आखिर पुलिस को चैलेंज करके ये साबित क्या करना चाहता था? 3 राज्यों के पुलिस विभाग में हड़कंप मचा देने वाला यह अपराधी आखिर था कौन? उड़ती चिड़िया के पर गिनने की मेहनत नहीं करता मैं तो देखते ही पर काट देता हूं चिड़िया के। वाह, क्या कमाल लिखते हो। आपकी बातें तो सुन के कोई भी आप पे फिदा हो जाए।
फिदा नहीं फना कहते हैं, जो कह न सके उसको जुबां कहते हैं। वाह, आपकी बातें तो आपसे मिलने की तमन्ना बढ़ा रही है। भैया, हाँ, माँ बुला रही है, चलिए खाना खा लीजिए। तू चल, मैं आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है आप वापस से इस लैपटॉप पे लग जाओगे। अरे चलिए ना, माँ और पापा दोनों इंतजार कर रहे हैं। तू चल, मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। प्लीज एक बार मिल सकते हो? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड होप फॉर द बेस्ट। भैया, हाँ, क्या बात है भैया, किससे बातें कर रहे थे? मेरे लिए भाभी मिल गई? नहीं रे पगली, जीजा ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, तेरी उम्र हो गई है शादी की। अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र है। माँ, आज सब्जी में क्या बनाया? आलू गोभी। आलू गोभी? पर मैं तो पनीर। अरे पनीर ला के देगा तब तो बनाऊंगी ना। कितनी बार बोला है कि अगर पनीर खानी हो तो हरिदास डेयरी से पनीर लेके आ जाया कर, लेकिन नहीं। लेकिन माँ, शाम को तो भैया पनीर लेकर आए थे। क्या? पनीर लाया था? अच्छा कोई बात नहीं, कल बना दूंगी, ठीक है? मालती, लगता है तेरी दवा असर ना कर रही है। तू फिर सब कुछ भूलने लग गई। कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल तू। नहीं जी, मैं आपके साथ डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे ले जाएगा प्रमोद। सुरभि, प्रमोद और अपने पापा को बुला ले, खाना तैयार है। लेकिन माँ, भैया अभी तक घर ही नहीं आए हैं। अच्छा, तो मैं भूल गई। प्रमोद अभी तक नहीं आया? नहीं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। पापा, भैया का फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। अरे बेटा, हो सकता है उसके फोन की बैटरी उतर गई हो। उसके लैब में फोन करके पूछ। जी पापा। जी ठीक है। पापा, वो तो कह रहे हैं कि आज भैया लैब ही नहीं आए। लैब नहीं गया? मालती, आज सवेरे प्रमोद तुझे डॉक्टर के पास लेके गया था ना, और यहाँ दरवाजे पर छोड़ने के बाद वो ऑफिस जाने वाला था। जाने से पहले कुछ बोला प्रमोद? डॉक्टर? कौन डॉक्टर? अरे माँ, भैया आपको डॉक्टर के पास लेके गए थे ना। अरे इस भुलक्कड़ ने कुछ नहीं याद आवेगा। मैं प्रमोद के दोस्तों से जाके पूछता हूँ, शायद उन लोगों ने कुछ पता हो। माँ, आप याद करने की कोशिश कीजिए। भैया आपको डॉक्टर के पास लेके गए थे, फिर कह रहे थे कि आपको घर छोड़ेंगे, उसके बाद लैब जाएंगे। भैया ने आपसे कुछ कहा था? तो प्रमोद आज ऑफिस नहीं पहुंचा, लेकिन सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला था। जी, सवेरे तो वो अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए निकला था। उसके बाद वो अपनी माँ को घर छोड़ने के बाद ही ऑफिस जाने वाला था। और अपनी माँ से उसने कुछ कहा भी था, पर उसकी माँ को कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या कहा था उसने। याद नहीं आ रहा मतलब? मेरी बीवी को भूलने की बीमारी है जी। तो प्रमोद अपनी माँ को कौन से डॉक्टर के पास लेके गया था? डॉक्टर सरोजनी वशिष्ठ, दिमाग की डॉक्टर हैं वो। सलोनी रोड पर उनका क्लिनिक है। उन्हीं से प्रमोद की माँ का इलाज चल रहा है। ठीक है, आप प्रमोद की सब डिटेल्स दे दीजिए, हम पता करते हैं। सर, प्रमोद हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन है। सुबह फ़ोन करके उसने मुझसे छुट्टी मांगी थी। सर, बहुत ज़रूरी काम है, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई बात नहीं प्रमोद, आई विल मैनेज। सर, वो कभी छुट्टी नहीं लेता, बहुत ही पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग है। सुरेश, पता करो प्रमोद ने कल वाकई छुट्टी ली थी या उसका बॉस हमसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है सर। हेलो, ठीक है सर। प्रमोद के फादर ने हमसे कहा था कि प्रमोद अपनी माँ को लेकर डॉक्टर सरोजनी की क्लिनिक गया, लेकिन अभी फोन पे पता चला है कि वो क्लिनिक कल बंद था।
वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रमोद मुझे कोई डॉक्टरनी के पास लेके नहीं गया था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो मुझे डॉक्टरनी के पास लेके गया था। माँ भैया मेरे सामने आपको ऑटो में क्लिनिक लेकर गए थे। लेकिन क्लिनिक कल बंद था। आपको पता है प्रमोद कल कहाँ गया था? सर जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बीवी को भूलने की बीमारी से। तो आप में से किसी को कोई आइडिया है कि प्रमोद कल ऑफिस से छुट्टी लेके कहाँ जाने वाला था? हाँ त्यागी। सर, करनाल पुलिस को करनाल हाईवे पे एक डेड बॉडी मिली है। उन्होंने उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी है। उसका फोटो इधर भी भेज दो। ओके सर। कल जब प्रमोद घर से निकला था तो उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे? सर भैया ने लाइट पर्पल कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। सुरेंद्र जी, हमें करनाल हाईवे पे एक लाश मिली है। क्या ये प्रमोद? ये प्रमोद ही है? आपका करनाल में कोई रिश्तेदार है या प्रमोद का कोई दोस्त जिससे वो मिलने गया होगा? नहीं सर जी, हमारा करनाल में कोई नहीं है। पता नहीं प्रमोद बाप। ये बॉडी हमारी पेट्रोलिंग टीम को हाईवे के पास पड़ी मिली थी। बॉडी के पास हमें कुछ भी नहीं मिला, ना पर्स ना मोबाइल, लेकिन बॉडी के पास रोड पे हमें ब्लड स्पॉट्स जरूर दिखाई दिए। हमें लगता है कि इसके सर को किसी व्हीकल से कुचला गया है, लेकिन जब हम इसकी बॉडी को यहाँ पर लेकर आए तो प्राइमरी रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि इसके सर में गोली भी लगी है। गोली? शेर कभी कुत्ते की मौत नहीं मरता। अपनी औकात में रहो पानीपत पुलिस वालों। थाने में मच्छर मारो मच्छर, शेर का शिकार तुम्हारे बस का नहीं। प्रमोद की हत्या के 20 दिन बाद पानीपत पुलिस को ये सोशल मीडिया अपडेट्स मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन अपराधी हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन सोशल मीडिया के उस मंचले का प्रमोद के मर्डर से क्या कनेक्शन था, और मौजूदा वक्त में जो लाश करनाल से मिली थी उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। लेकिन प्रमोद के पेरेंट्स ने बताया कि बॉडी पर जो कपड़े थे वो प्रमोद के थे, इसलिए बॉडी की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा था, और प्रमोद के कॉल रिकॉर्ड से इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। सर, प्रमोद का फोन उस दिन करनाल में ही बंद हुआ था, और सर उसके फोन से आखिरी कॉल किसी आशीष धूमल को की गई थी। सर, ये आशीष समालखा का रहने वाला है, और इसका फोन भी रात 11 बजे तक करनाल में ही एक्टिव था। ये देखिए। तो हो सकता है आशीष उस दिन प्रमोद के साथ ही हो। उठा के लाओ इसे। ओके सर। साहब, प्रमोद मेरा दोस्त था, मैं अक्सर करनाल जाता रहता था। कल उसने फ़ोन करके मुझे करनाल तक की लिफ्ट मांगी थी। मैंने उसे पानीपत से पिक किया और करनाल हाईवे पे छोड़ दिया। वो रात को मेरे साथ पानीपत आने वाला था, बोल रहा था कि फ्री होगा तो मुझे कॉल करेगा, लेकिन उसने कॉल नहीं किया, और जब मैंने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। उसने अपना फ़ोन ऑफ कर रखा था या तूने फ़ोन के साथ साथ उसे भी ऑफ कर दिया? आप यो क्या बोल रहे हैं? प्रमोद मेरा दोस्त था। हमें प्रमोद की डेड बॉडी करनाल हाईवे पे मिली थी, और उस रात तू भी करनाल में था। साहब, मैं आए दिन करनाल आता जाता रहता हूँ। प्रमोद को वहाँ ड्रॉप करके मैं अपनी पार्टी के पास आ गया था। कैसी पार्टी? सर, मैं लैब इक्विपमेंट सप्लाई करता हूँ। कल मैं जीटी लैब में था, आप चाहो तो पूछ सकते हो। पता करो इस आशीष और प्रमोद का आपस में रिश्ता कैसा था, और जिस जीटी लैब के बारे में बात कर रहा है वहाँ से पूछताछ करो। अगर ये झूठ बोल रहा है तो सच जल्दी सामने आ जाएगा। सर, करनाल पुलिस ने प्रमोद की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से प्रमोद की हत्या सर में गोली लगने से हुई, और उसके सर में कांच के टुकड़े भी मिले हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया हुआ है कि हत्या के वक्त प्रमोद ने बहुत शराब पी रखी थी। सर, इसका मतलब ये हुआ कि नशे की हालत में पहले उसके सर पे कांच के ऑब्जेक्ट से वार किया गया, और उसके बाद उसके सर पे गोली मारी गई। अगर हत्या गोली मार के की गई तो फिर चेहरा क्यों बिगाड़ा गया? सर, हो सकता है कि बॉडी की पहचान ना हो सके इसलिए, क्योंकि किलर को डर था कि अगर बॉडी की पहचान हो जाती तो उसे पकड़ा जा सकता था। और सर, वैसे भी ना तो बॉडी के पास हमें कोई मोबाइल फ़ोन मिला है, ना ही पर्स, और ना ही और कुछ।
मैं कुत्ते भी ऐसे पालता हूँ कि कोई मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोलता। जिसको दबोचना है दबोच लो, लेकिन मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। मौजूदा वक्त से 17 दिन बाद पुलिस को यह चेतावनी मिली थी और मौजूदा वक्त में पुलिस प्रमोद की हत्या में आशीष की भूमिका खंगाल रही थी। आशीष अपने बयान पर कायम था और अब पुलिस प्रमोद की फैमिली से दोबारा प्रमोद के करनाल जाने की वजह जानने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मुझे याद आया, उस दिन प्रमोद और मैं क्लिनिक गए थे। वहाँ क्लिनिक बंद था। फिर वापस प्रमोद ने मुझे घर छोड़ दिया और वो कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, वो कह रहा था कि मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा देना, मैं रात को लेट आऊंगा। भैया ने लैपटॉप चार्ज पे लगाने के लिए कहा, लेकिन भैया तो ऑफिस लेके जाते थे लैपटॉप। लेकिन उस दिन तो वो ऑफिस गया ही नहीं। उसने आपसे ये कहा था कि वो करनाल जाने वाला है। साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से प्रमोद का बर्ताव कैसा था? कोई ऐसी चीज जो आपने नोटिस की हो, आपको अजीब लगी हो? हाँ सर, भैया ना कुछ दिनों से काफी ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे। किससे चैटिंग कर रहे थे? ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे लगा था। भैया। हाँ, किससे बातें कर रहे थे? मेरे लिए भाभी मिल गई। लेकिन भैया ने मेरी बात टाल दी। सर, हो सकता है कि भैया की कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो जो करनाल में रहती हो। प्रमोद का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट किस नाम से था वो बताइए, और उसका लैपटॉप लेके आइए। सर, प्रमोद ने अपना सोशल नेटवर्किंग अकाउंट करीब 1.5 साल पहले बनाया था। प्रमोद किस किस के टच में था? मुझे हर एक आदमी की डिटेल चाहिए। जी सर, ये किसी दीपांकर नाम के लड़के से लगातार चैटिंग कर रहा था। एंड सर, लास्ट चैटिंग भी इसने दीपांकर से ही की थी। फिदा नहीं फना कहते हैं, जो कह न सके उसको जुबां कहते हैं। इसके जवाब में दीपांकर ने लिखा कि आपकी बातें आपसे मिलने की तमन्ना बढ़ा रही हैं, और फिर प्रमोद ने रिप्लाई किया, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड होप फॉर द बेस्ट। और 2 घंटे के बाद उनकी चैटिंग फिर से हुई, और इस बार प्रमोद ने लिखा, ठीक है तो कल मिलते हैं, लेकिन कहाँ? करनाल? तो इसका मतलब है प्रमोद को दीपांकर ने करनाल बुलाया था, लेकिन किस जगह बुलाया था ये मेंशन नहीं किया हुआ है। दीपांकर के इस सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से उसका नंबर मिल सकता है? सर, जो नंबर इसके अकाउंट पर ऐड होगा वो मैं आपको दे सकता हूँ। सर, ये नंबर है दीपांकर का। सुरेश, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, नंबर बंद है। ये नंबर सर्विलेंस में डालो, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। मुझे दीपांकर की हर एक डिटेल चाहिए। जी सर। हो सकता है प्रमोद की हत्या में दीपांकर का ही हाथ हो, और ये भी हो सकता है कि प्रमोद की फैमिली इस दीपांकर को जानती हो। हम इसे नहीं जानते। भैया के मुंह से कभी किसी दीपांकर का नाम नहीं सुना सर। सर, दीपांकर का फ़ोन राजस्थान के अलवर के एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, मैंने वहाँ पे अलवर पुलिस को भेजा था। उन्होंने बताया कि उसका घर पिछले 6 महीनों से बंद है। सर, दीपांकर और प्रमोद की दोस्ती 2 महीने पहले ऑनलाइन हुई थी, और उसके 1 महीने पहले तक दीपांकर की लोकेशन राजस्थान के कोटा की थी, और उसके बाद उसकी लोकेशन लगातार करनाल की रहने लगी। इसका मतलब है दीपांकर का करनाल में कोई ठिकाना होगा जहाँ उसने प्रमोद को बुलाया था। हो सकता है सर। मैंने कोटा पुलिस और करनाल पुलिस दोनों जगह दीपांकर की फ़ोटो को भेज दिया है। सर, ये दीपांकर के कॉल रिकॉर्ड से एक नया नंबर सामने आया है, किसी मधुबाला का है। ये दीपांकर और ये मधुबाला दोनों ही लगातार कॉल एक्सचेंज करते थे। मधुबाला कौन है ये? सर, मैंने इसके बारे में पता किया है। कोटा के हॉस्पिटल में नर्स है और वहीं हॉस्टल में रहती है।
मधुबाला। जी, आप लोग मुझसे मिलने आए हैं? जी, आपसे ही मिलने आए हैं। आपसे दीपांकर के बारे में कुछ पूछना है। दीपांकर? आपका चेहरा बता रहा है कि आप दीपांकर को अच्छे से जानती हैं। जी जानती हूँ, पर आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? आजकल कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता, उसका जब से फ़ोन बंद हुआ है मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। उसका फ़ोन बंद है इसलिए तो आपसे मिलने आए हैं। अपना फ़ोन बंद करके कहाँ गायब हो गया वो? मुझे खुद हैरानी हो रही है कि वो अपना फ़ोन बंद करके कहाँ गायब हो गया है, पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मर्डर किया उसने अपने दोस्त का। पहचानती हैं इसे? सर ये कौन है? मैं दीपांकर के किसी दोस्त को नहीं जानती। मुझे तो लगता है आप लोगों को गलतफहमी हुई होगी। इतना भरोसा है आपको दीपांकर पे? वैसे आप दोनों का रिश्ता क्या है? मैं और दीपांकर कैजुअल फ्रेंड्स हैं बस, और अब तो काफ़ी वक्त हो गया वो मुझसे यहाँ मिलने भी नहीं आया। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ रहता है, और इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती क्योंकि और कुछ नहीं जानती। सुरेश सर, इस लड़की मधुबाला की पूरी डिटेल निकालो। मुझे ऐसा लगता है ये हमसे झूठ बोल रही है। ठीक है सर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। दीपांकर का फोन 1 महीना पहले तक कोटा में एक्टिव था, और मधुबाला का हॉस्टल भी कोटा में ही है। कोटा पुलिस से हमें दीपांकर के बारे में कोई लीड मिली है? नहीं सर, फिलहाल तो कोई लीड नहीं मिली। कोटा, चुरू, सोनीपत, बागपत, हर जगह धूल चटवाई है तुम्हें। अब तो मान लो शेर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये चैलेंज पुलिस को मौजूदा वक्त से 13 दिन बाद मिला था, और मौजूदा वक्त में प्रमोद मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट दीपांकर का चौंका देने वाला इतिहास सामने आया था। सर ये दीपांकर तो बहुत ही पहुंचा हुआ क्रिमिनल निकला। अर्बल पुलिस ने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेजी। सर कुछ महीने पहले शराब बेचने का धंधा करता था। सर कॉन्ट्रैक्ट किलर है। राजस्थान के बहुत सारे बिजनेसमैन को धमकाने का आरोप लगा हुआ है, और सर एक अलवर के बिजनेसमैन को मारने का आरोप भी है। और सर डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि जो लाश करनाल के हाईवे पर मिली थी वो प्रमोद की है। अगर दीपांकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उसी ने प्रमोद को मारा है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर मामूली से लैब टेक्नीशियन को क्यों मारेगा? हाँ सुरेश। सर करनाल पुलिस ने दीपांकर के उस ठिकाने का पता लगा लिया है जहां दीपांकर पिछले 1 महीने से करनाल में किराए पे रहता था। ताला तोड़ो। सर कांच पे खून के धब्बे भी हैं। प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके जख्मों में भी कांच के टुकड़े मिले थे। मुझे लगता है प्रमोद का मर्डर यही हुआ है। सुरेश, इन कांच के टुकड़ों पे जो ब्लड स्टेन्स हैं, इन्हें प्रमोद के ब्लड ग्रुप से मैच करवा के देखो, और इस जगह से लेकर हाईवे की वो जगह जहां प्रमोद की डेड बॉडी मिली थी पूरे रास्ते में पूछताछ करो। ठीक है सर। शर्मा जी, इस घर के मालिक को बुलाइए। जी सर। आपने बिना पूछताछ के ये घर दीपांकर को किराए पे दे दिया? सर दिखने में तो बहुत ही भोला भाला लगता था वो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दीपांकर क्रिमिनल भी है। इसे पहचानते हैं? नहीं सर। प्रमोद नाम है इसका। 12 सितंबर की रात एक करनाल आया था। इसका यहाँ आना जाना था? सर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। माँ खाना खा लीजिए। माँ आपके खाना नहीं खाने से भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? वो वापस नहीं आएगा, यही सोच के तो मेरी जान निकली जा रही है।
प्रमोद के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। प्रमोद के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उसके जाने के बाद यह परिवार काफी नाजुक हालत में आ पहुंचा था। लेकिन सवाल यह था कि प्रमोद जैसे लैब टेक्नीशियन की हत्या का दीपांकर से क्या कनेक्शन था? प्रमोद की हत्या का मोटिव क्या था? क्या दीपांकर ने प्रमोद को मारने की सुपारी ली थी? लेकिन किससे? और क्या वजह थी कि दीपांकर ने सोशल मीडिया पर प्रमोद से दोस्ती की थी? क्या यह कोई षड्यंत्र था? इन सारे सवालों के जवाब दीपांकर की तलाश पर निर्भर थे और इसी बीच दीपांकर के करनाल वाले घर से मिले ब्लड स्टेन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। सर, दीपांकर के करनाल वाले घर में जो खून के धब्बे मिले थे वो प्रमोद के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। प्रमोद को दीपांकर के घर पे मारा गया। मर्डर करके बॉडी डंप कर देना अकेले दीपांकर ने तो नहीं किया होगा। हो सकता है उस रात उसके साथ कोई और भी रहा हो। और सर, दीपांकर के कॉल रिकॉर्ड से बहुत सारे नंबर सामने आए हैं जिन्हें फेक आईडी देकर खरीदा गया था, लेकिन फिलहाल सारे नंबर बंद हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लोग दीपांकर की गैंग के हों? लेकिन सुरेश, एक बात मुझे शुरू से खटक रही है। प्रमोद जैसा मामूली सा लैब टेक्नीशियन दीपांकर जैसे अपराधी से ऑनलाइन चैटिंग क्यों कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोद का दीपांकर के अपराधों से कोई कनेक्शन हो और यही उसकी मौत की वजह बना? इस प्रमोद की भी पूरी हिस्ट्री निकालो। सर मैंने मधुबाला के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, मधुबाला का नंबर पिछले दिनों करनाल में एक्टिव रहता था। सर, मधुबाला के कॉल रिकॉर्ड में 3 नंबर ऐसे हैं जो फेक आईडी के हैं और इन नंबर से अक्सर मधुबाला को कॉल किया जाता था, जो कि अभी बंद है। आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। किसी को मेरी बात तो सुनिए। मैं कहाँ, क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे? अरे सर, मैं नहीं जानती दीपांकर का है, मेरा भरोसा कीजिए। इन नंबर से तुम्हें कई बार कॉल हुए हैं। किन के नंबर से हैं? अब बोलोगी या हम तरीका बदलें? सर, मैं नहीं जानती। हो सकता है दीपांकर ने कॉल किया हो। उसका फ़ोन बंद होने के बाद उसने मुझे 1-2 बार दूसरे नंबरों से भी फ़ोन किया था। 1-2 बार नहीं, कई बार। और तुम्हारा फ़ोन करनाल में भी एक्टिव था, जहां दीपांकर ने प्रमोद का मर्डर किया। यह है प्रमोद। तुम्हारा इसके मर्डर से क्या कनेक्शन है? सर, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है और मैं इसे जानती तक नहीं। दीपांकर के गैंग के बाकी मेंबर्स को तो जानती होगी। सर, दीपांकर गैंग से मैं सिर्फ दीपांकर को जानती हूँ और उसका कोई गैंग नहीं है। वो तो अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब धंधे हैं उसके। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी उसके धंधों से कोई लेना देना हो? मेरा कुछ लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से। मुझे तो लगता था कि वो बहुत अच्छे खानदान से है, अपना फैमिली बिजनेस संभालता है। मुझे नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा था मुझसे। चलो मान लिया कि उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन दीपांकर जैसे क्रिमिनल से तुम्हारी दोस्ती हुई कैसे? सर, करीब 1.5 साल पहले मैं रुड़की के एक हॉस्पिटल में नर्स थी। दीपांकर अपने पापा के कैंसर का इलाज कराने वहाँ आया था। काफ़ी वक्त तक मैंने उसके पापा की देखभाल की, पर कैंसर होने की वजह से वो ज़्यादा वक्त तक जी नहीं पाए। उनकी डेथ के बाद दीपांकर काफ़ी टूट सा गया था। उसी वक्त हमारी फ्रेंडशिप हुई। मतलब तुम उसे 1.5 साल से जानती हो, तो ये भी जानती होगी कि वो इस वक्त कहाँ है? सर, मैं नहीं जानती। सर, ये भी मुझे अभी पता चल रहा है आप लोगों से कि वो क्रिमिनल था। देखो मधुबाला, अगर दीपांकर के बारे में कुछ भी जानती हो तो सच सच बता दो। सर, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में नहीं पता दीपांकर का। मुझे सच में नहीं पता। क्या दीपांकर वाकई मधुबाला को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे अंधेरे में रख रहा था? मधुबाला बार बार पुलिस से कह रही थी कि वो दीपांकर की आपराधिक छवि से बेखबर थी, लेकिन दीपांकर ने दोस्ती तो प्रमोद से भी की थी। तो क्या प्रमोद दीपांकर की आपराधिक छवि के बारे में जानता था? प्रमोद और दीपांकर की दोस्ती से दुश्मनी का ये राज अभी बेपर्दा होना बाकी था और इसी बीच पुलिस को दीपांकर से जुड़ी एक और अहम जानकारी मिली। सर, कोटा पुलिस का फोन था। दीपांकर के कोटा वाले घर का पता चल गया, जहां दीपांकर रहा करता था। कोटा चलने की तैयारी करो।
सर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे दीपांकर की लीड मिल सके। ये घर कब से बंद है? पड़ोसियों से पता चला है कि यहाँ 1 महीने से ताला लगा हुआ है। पहले दीपांकर अक्सर यहाँ आया करता था। तो यहाँ दीपांकर के साथ कोई और भी रहता था? जी सर, पूछताछ पे पता चला है कि एक लड़की भी उसके साथ रहती थी। कौन लड़की? पापा, ये पैसे कहाँ से लाई तू? भैया के बॉस का फोन आया था, उन्होंने मुझे लैब बुलाया था। ये भैया की आखिरी सैलरी है। अलमारी में रख दे। माँ, ये रही इस मंथ की सैलरी और ये रहा आपके लिए गिफ्ट। अरे बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? वैसे ही तेरे ऊपर घर के सारे खर्चे हैं, ऊपर से घर की लोन भी तू ही भरता है, फिर ये सब की क्या जरूरत थी बेटा? आप ना बहुत टेंशन लेते हो, आप ना थोड़ा रिलैक्स करो। जी पानीपत पुलिस वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक निर्दोष लड़की को अरेस्ट करने की? सर, दीपांकर प्रमोद से जिस सोशल मीडिया अकाउंट से बात किया करता था वो दोबारा एक्टिव हो गया है। और सर, इसने इस बार ये पोस्ट किया है अंबाला से। पानीपत पुलिस वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक निर्दोष लड़की को अरेस्ट करने की? मधुबाला को अभी के अभी छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सर, मैंने अंबाला पुलिस को इसकी लोकेशन अपडेट कर दी है। प्रमोद की हत्या के 10 दिन बाद दीपांकर ने सोशल मीडिया पर पहला धमकी भरा पोस्ट किया था और पुलिस को दीपांकर के हाइडआउट का भी पता चला था। सुरेश, अंदर चेक करो। सर, मुझे मालूम था तुम यहाँ आओगे, लेकिन मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। अब इस कागज की बत्ती बना के। दीपांकर के इस सिरफिरेपन की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अंबाला के बाद हरियाणा, यूपी और राजस्थान की कई जगहों से वो लगातार कई चेतावनी भरी पोस्ट अपडेट कर रहा था। सर, दीपांकर ने इस बार पानीपत से पोस्ट किया है। पानीपत पुलिस वालों, मैं खुद पानीपत में आ गया। हिम्मत है तो ढूंढ के दिखाओ। सर, दीपांकर ने एक और पोस्ट किया है। तुम मुझे पानीपत में ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा करनाल में इंतजार कर रहा हूं। आजा, पकड़ लो। त्यागी, पूरे करनाल में सेल लगा दो, कोई भी रोड छूटना नहीं चाहिए। ये कितना भी शेर बन है, इसकी गिदड़ भपकी इस बार कामयाब नहीं होनी चाहिए। अब बोलो सुरेश। सर, दीपांकर ने इस बार आगरा से एक नया वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो? मैंने मारा प्रमोद को। पानीपत पुलिस वालों, अगर मर्द हो तो मर्द से बातें करो, पकड़ के दिखाओ मुझे। आखिरी चेतावनी देता हूं, अगर उस मासूम मधुबाला को 2 दिन में नहीं छोड़ा तो उसके एक एक आंसू का बदला तुम सबसे लूंगा। तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी औरतों को उठा लूंगा, फिर ना अपनी वर्दी की इज्जत बचा पाओगे ना अपनी औरतों। पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, हमें किसी भी तरह इस आदमी को पकड़ना है, वरना पूरा मीडिया हमारी जगह सही करेगा। अपने खबरियों के नेटवर्क को फैलाओ, मुझे जल्द से जल्द ये आदमी अंदर चाहिए। मूव। ओके सर।
पुलिस इस बार पूरी मुस्तैदी से दीपांकर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक नई कोशिशों में असफलता हाथ लगने के बाद अब पुलिस को दीपांकर को पकड़ने का एक और मौका मिला था। जगह थी हरियाणा का सोनीपत शहर। बस इंतजार था दीपांकर और पुलिस के आमने सामने आने का। सुरेश, बी अलर्ट। गाड़ी रोक, रोक। तेज चला। सर, हाथ को आया पर मुंह ना लगा। अब मैं चला विदेश, कभी ना पकड़ पाओगे मुझे। एक कुख्यात अपराधी अब विदेश भागने की फिराक में था और अब पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को और भी सक्रिय कर दिया था। और कुछ दिनों बाद पुलिस को दीपांकर की एक और सूचना मिली। हाँ अशोक, बोल। साहब, सोनीपत से यूपी के गाजीपुर में एक चांस मार सकते हो। चांस नहीं मारना अशोक, सीधे दबोचना है उसे। खबर बोल। दीपांकर और उसके गैंग ने गाजीपुर में एक सुपारी ली है साहब, और आज रात वो किसी का मर्डर करने वाले हैं। उससे पहले हम उसे खत्म कर देंगे। तू ठिकाना बता उसका। पैकिंग हो गई के? चल जल्दी कर, निकलना है। शेर तो कभी मुर्गा नहीं बनता। अब बोल, क्या है तू? प्रमोद को क्यों मारा? मैंने ना मारा किसी को, और सोशल नेटवर्किंग पे अकाउंट भी मेरा ना है। कोई मेरा फोटो डाल के बदनाम कर रहा है मुझे। ऐसा मैं कोर्ट में बोलूंगा। घास छाना ना बना है। तेरी सहेली है ना मधुबाला, सब कुछ उगल चुकी है। सर, मधुबाला की हिस्ट्री खोद के निकाली है। 7 साल पहले अंबाला के एक इंस्टीट्यूट में ये नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, और सर प्रमोद भी उसी इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था। मतलब मधुबाला प्रमोद को पिछले 7 साल से जानती थी? तो हो सकता है प्रमोद के घर वाले भी मधुबाला को जानते हो। जी, इसे पहचानती है? ये भैया की बहुत अच्छी दोस्त थी। भैया इसे शादी भी करना चाहते थे। करीब 7 साल पहले की बात है। मैंने उसे अपनी फैमिली से भी मिलवाया था, पर मेरे पापा को पसंद नहीं आया। प्रमोद की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। पापा को लगता था कि वो मुझे कभी खुशी नहीं रख पाएगा। आई एम सॉरी प्रमोद, पापा हमारी शादी नहीं होने देंगे। उसके बाद रुड़की में मेरी जॉब लग गई, हॉस्पिटल में। वहाँ मैं दीपांकर से मिली और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। सर, पापा को वो बहुत पसंद आया। उसके पास घर था, गाड़ी थी। पापा को लगता था वो मुझे बहुत खुश रखेगा, पर सर हम ये नहीं जानते थे कि वो एक क्रिमिनल है। लेकिन तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड प्रमोद की उससे दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती मैंने की उससे, क्योंकि वो मुझसे मेरी मधुबाला को छीनना चाहता था। तुम अभी प्रमोद से बात करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है दीपांकर। मैंने तो उसी दिन उसे खत्म करने की सोच ली थी, लेकिन वो मधुबाला के टच में था।
इसलिए मैंने प्रमोद से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और 12 सितंबर को मैंने उसे करनाल बुलाया। क्यों रो रही है? वो तो तेरा पास था ना। ये हुई ना बात। चल कुचल दे उसे। अरे चल कुचल। चलना। सर मैं दीपांकर को रोक नहीं पाई क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली। तो तुमने क्या सोचा था? एक क्रिमिनल तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर देगा? झूठी चकाचौंध को देखकर हम अक्सर बुरे को अच्छा समझने की भूल कर बैठते हैं। दोस्ती, प्यार, शादी ये ऐसे रिश्ते हैं जिनका फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। Hello friends, I am your host and dost, Sarita Pandey. Well, tell me something. Do you all have dreams? I'm sure we all do. क्योंकि ऐसी कोई आंखें नहीं जिन आंखों में ख्वाब नहीं। And this event is all about dreams. कुछ बन के दिखाने वाले सपने और कुछ कर दिखाने वाले सपने, शोहरत के उस आसमान को अपनी मुट्ठी में भर लेने वाले सपने। तो चलिए आज हम सब मिलकर कुछ ऐसे सपने बुने जो हमारी नींदें उड़ा दे। पुलिस उस व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन सरिता को इस तरह के फोन आने बंद हो गए और उसने अपनी जिंदगी बिना किसी डर के फिर से जीने का फैसला लिया। लेकिन जिंदगी भी अजीब है। हम उसके लिए लाख फैसले ले लें, लेकिन होता वही है जो उसे मंजूर होता है। सरिता को फिर से धमकी भरे फोन तो नहीं आए, लेकिन कुछ उससे भी भयानक हुआ, कुछ ऐसा जिसने पांडे परिवार को हिलाकर रख दिया। साहब मैं दूध लाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। साहब मैडम कहाँ गई? अरे वॉशरूम में, मुझे भी जाना है, तू जाना। सरिता, 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 इज एवरीथिंग ऑल राइट? सरिता तुम ठीक हो? सरिता, प्रशांत, प्रशांत गेट अप, प्रशांत गेट अप। वो सरिता, वो सरिता वो वॉशरूम में है। हाँ तो यार मैंने बहुत आवाजें लगाई, मैं काफी देर से नॉक कर रहा हूँ। इट्स बीन एन आवर मैन, इट्स बीन एन आवर। व्हाट? 1 घंटे से अंदर है वो। चेक। सरिता, सरिता, सरिता ओपन अप बेब्स। सरिता क्या नाटक है यार, दरवाजा खोलना। सरिता, सरिता एक काम करते, दरवाजा तोड़ देते ना। वेट, मैंने चाबी रखी होगी कहीं, मैं देखता हूँ। सरिता,
सॉरी बेब्स, ओपन अप यार। आई एम सॉरी, प्लीज यार, ओपन द डोर। नितिन, नितिन, रोहन। What the hell यार, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? अरे वो सरिता, तुम लोग आओ, तुम लोग आओ। आना। ये देख, ये सरिता का है। और अरे पर सरिता का है, पता नहीं यार। दरवाजा अंदर से लॉक था, हमें लगा अंदर ही होगी। दरवाजा खोला तो अंदर आके देखा सरिता नहीं थी यहाँ। और ये देख, ये विंडो पेंस, ये किसने निकाले? पर सरिता गई कहाँ यार? नहीं। गॉड, सरिता ही होगी। साहब आज पानी नहीं आएगा, भर के रखना। तुमने किसी लड़की को नीचे जाते देखा है? सरिता गोरी सी, इतनी हाइट है, दुबली पतली। कल रात को देखा था ना साहब, आप ही लोग के साथ तो थी। हाँ, हमारे साथ आई थी कल रात को, पर फिलहाल सुबह से घर में मिल नहीं रही है, कहीं गायब है। तुमने देखा है क्या कहीं पे उसको? नहीं साहब, शायद नीचे होगी। अरे बाबा, वॉचमैन यहाँ। यस पापा, सब क्या हो रहा है? साहब इन लोग के साथ एक लड़की आई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। इसीलिए मैं मना कर रहा था कि कोई बैचलर को यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। ए चरिया, इतेज, इतेज। अरे बाबा, कितनी बार मना करने का तुम लोगों को? हैं? इधर सब फैमिली वाला रहता है रे बाबा, तुम्हारा अय्याशी का अड्डा नहीं है। अंकल, ये सब बाद में बात करेंगे प्लीज। अब फिलहाल आप हमारी मदद कीजिए ना। वी हैव नो आइडिया कि वो कहाँ चली गई है। हमें ऐसा लगा था कि वो वॉशरूम में गई है, पर 1 घंटे तक जब बाहर नहीं आई तो हमने वॉशरूम भी खोल के देखा तो वो वॉशरूम में भी नहीं थी। और अंकल, वॉशरूम के जो विंडोज थे उसके शीशे उतरे हुए थे। वी हैव नो आइडिया अंकल। क्या? बाथरूम के विंडोज के शीशे? एक मिनट। अरे अंकल, अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? अंकल बात तो सुनो। आइए सही, आइए। पीछे हटिए। चलो आगे, चलो पीछे। ये लड़की इसी बिल्डिंग में रहती थी? नहीं साहब, ये तो लड़कों के दोस्त है। ये कल रात को यहाँ आई थी। कौन लड़के? ये तीनों, ये रोहन, नितिन और वो अंकित। साहब ये तीनों यहाँ रेंट पे रहते हैं। और फ्लैट किसके नाम पर है? तेजस मेहता। तेजस मेहता। शायद वो लड़की बाथरूम से गिर गई होगी। ऐसे कैसे गिरेगी? इसलिए मैं मना कर रहा था बैचलर्स को यहाँ रेंट पर रहने के लिए। सर हमें कुछ नहीं पता, हमारा कमरा अलग है और हम तो सो रहे थे। इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये सरिता पांडे, प्रशांत की गर्लफ्रेंड। प्रशांत? सर अंकित का दोस्त है सर। ये भी यहीं रहता? सर यहाँ नहीं रहता सर, कभी कभार आता है सर बस। और सर काफ़ी बार ये सरिता भी इसके साथ आया करती है सर। 7वें माले से तुम्हारे फ्लैट के बाथरूम से एक लड़की गिर के मर गई और इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं सुना? सर मैंने रात में लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनी थी सर। कितने बजे? करीब 3:30 बजे सर। Enough of your nonsense. I'm sick and tired of this dominating nature of yours. मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कौन हो तुम? Stop controlling my life. मुझे जो चाहिए मैं वैसा करूंगी because this is my life. Just stop being a pain in my. दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा था, कभी कुछ बताया नहीं हमें सर। सर मुझे तो लगता है सर अंकित भी सरिता को लाइक करता था सर। काफ़ी बार उसके ऊपर गलत तरीके से नज़र भी डालता था सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अंकित सरिता पर लाइन मारता था? सर मैं शॉर्टली तो नहीं बोल सकता, बट सर नितिन बिल्कुल सही बोल रहा है सर।
सर हम इन तीनों के बीच में कभी इन्वॉल्व रहे नहीं सर 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 बॉडी ले जाए। इसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया? यस सर। फॉरेंसिक वालों को ऊपर भेजो। ओके सर। शिंदे, इस फ्लैट की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। सर। शिंदे चेक करो। तावड़े, ये बताओ कि वो दोनों सोए कहाँ थे? अंकित बेरी, प्रशांत चतुर्वेदी, तुम दोनों का बयान लेना है, हमारे साथ थाने चलो। बस बस बस, ये लीजिए। ओके सर। मैडम, अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? मैडम आप एंट्री तो कीजिए, कहाँ जा रहे हैं आपको? आप ऐसे नहीं जा सकती अंदर। कहाँ है? कहाँ है? प्रशांत साहब और अंकित साहब तो पुलिस स्टेशन गए। और सरिता, सरिता कहाँ से कूदी थी? ओ, वहाँ बाथरूम थी। सरिता, मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। जी सर, सरिता प्रशांत के साथ थी। I mean, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। मेरी पहले प्रशांत से दोस्ती हुई और फिर उसके थ्रू सरिता से। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सरिता तुम्हारी दोस्त थी? सिर्फ दोस्त? हाँ सर, बताया तो मैंने, सरिता सिर्फ मेरी दोस्त थी। सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और भी चल रहा था तुम दोनों के बीच में? देख, हाँ या ना बोलने से पहले एक बार सोच ले, क्योंकि तेरी ये हाँ या ना तुझ पर बहुत भारी पड़ सकती है। तू अपनी सेटिंग करने में लगा था ना? एक बार मुंह खोलने से पहले सोच ले। तो पुलिस वालों के सामने बैठा है और पुलिस वाले बिना किसी सबूत के कोई सवाल नहीं करते। अब बोल, तेरा दिल उसके लिए बहुत उछल रहा था ना? बोल। सर मैं उसे पसंद करता था, वो थी इतनी अच्छी। जब पहली बार मैं उससे मिला था, की पहली बार में तूने लाइन लगा दी? नहीं नहीं सर, लाइन वाइन नहीं। सरिता प्रशांत की गर्लफ्रेंड थी और मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश था। सर, मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं, सेक्रेटरी, अंकित, वॉचमैन, हम सब लोगों ने साथ में वो लाश देखी थी। कमाल है, सरिता अब तुम्हारे लिए वो लाश बन गई? बहुत प्यार करते थे ना तुम उससे, 8 साल का रिलेशनशिप, और अब उसे वो लाश कहते हुए तुम्हारी जुबान जरा सी भी नहीं लड़खड़ाई। सर प्लीज आप मुझ पर शक मत कीजिए, मैं तो बहुत लॉयल था सरिता से, बहुत प्यार करता था उससे सर। हाँ, मेरी और सरिता की बहुत अच्छी बनती थी, पर सिर्फ एक दोस्त के तौर पे, और कुछ नहीं। अब ये बता कि सरिता और प्रशांत के बीच में सब कुछ कैसा था? पहले हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। क्यों?
हो, सरिता मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं इस बात को अवॉइड कर रहा था क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, पहले सेटल होना चाहता था। पर सरिता मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगी। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था। अरे यार, I'm not your bloody puppet जो तुम मुझे अपने इशारों पे नचाते रहते हो। कितनी बार बोलूं तुमसे, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। You have to do as I say. No, I will not. Why should I listen to you? क्यों सुनूं मैं तुम्हारा? And for a matter of fact, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती because you are a bloody maniac. Maniac. प्रशांत, have you lost it? क्या कर रहा है यार तू? अरे इसमें मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है। She's a bloody 2 पैसे ज्यादा क्या कमाती है, जो मन में आएगा वो करेगी। You have to listen to me. समझा इसे। वो सरिता से नहीं, उसके पैसों से प्यार करता था, इसलिए ना उसे वो कमिट कर रहा था और ना ही उसे छोड़ने को तैयार था। सरिता ने मुझे कई बार कहा भी था, लेकिन मैं क्या करता सर? प्रशांत मेरा दोस्त है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। हाँ, पर सरिता के लिए मुझे बुरा लगता था। तो तुम सरिता का कंधा बनने की कोशिश कर रहे थे, ये वेट कर रहे थे कि कब प्रशांत जाए और तुम्हारी बारी आए। नहीं सर, मैं सिर्फ उसे दोस्त के तौर पे चीयर अप करता था, दैट्स इट। प्लीज ट्रस्ट मी सर, मेरे मन में उसके लिए कुछ भी गलत नहीं था। अच्छा, अब ये बताओ कल रात को क्या हुआ था? सब मेरी गलती थी। वो गलती? कैसी गलती? नहीं, मैंने बस उन्हें चैलेंज किया था कि कौन कितना ज्यादा पी सकता है। आई नो दिस इज सिली बट इट हैपेंड। डोंट स्टॉप, कम ऑन, कंटिन्यू। तूने ना बहुत गलत आदमी को चैलेंज किया है, समझा? ये देख, ला देख, मेरे लिए सिर्फ पानी है, वाटर। नकली है यार, कुछ चढ़ ही नहीं रही है। हाँ यार, किसी और पब में चलते हैं। नहीं, वो वाले पब में चलते हैं। उसके बाद हम दूसरे पब में गए एंड वी रीच्ड होम बाय 2:30 इन द नाइट। फिर मैं अपने बेडरूम में सोने चला गया और उन लोगों ने कहा कि वो हॉल में ही सो जाएंगे। और जब तुम सुबह उठे तब सरिता गायब थी? नहीं, मैं जब सोने चला गया तो उन दोनों के लड़ने की आवाज़ आई, जिससे मेरी नींद खुल गई। Pain! I'm a pain! Bloody, you are a pain to me, okay? What the hell is wrong with you guys यार? तूने फिर से मारा इसे? Hey अंकित, प्लीज आप बीच में मत। इसको बहुत चर्बी चढ़ी है, मैं इसकी सारी चर्बी उतारता हूँ। हाँ, किधर जाओ तुम? आज कोई भी बीच में नहीं आएगा, तुम भी नहीं। Come hit me, मारो और जोर से मारो। अरे चुप! मैं क्यों उसके साथ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Exactly, तुम क्यों हो मेरे साथ? हाँ, मैं कहती हूँ तुमसे कि just leave me and go। बस चुप। हाँ, अभी एकदम चुप। अभी एक भी शब्द निकाला ना तो मैं तुझे मारूंगा। पहले बता देना। शट अप यार, बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो तुम लोग? ये पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाएगी, ये फ्लैट खाली करना पड़ जाएगा हमें। अरे तो इसको समझाना यार, खुद को क्या समझती है ये? Queen Victoria, you have a problem? Yes, I have a problem. Then to hell with it. You just shut up यार. Shut up and sleep. I'm not going to sleep like that. सो जा प्लीज, सो जा। समझाना फिर। सो जा। सरिता प्लीज सो जा यार। सरिता प्लीज, मुझे ना रेफरी बन के रुकना पड़ेगा यहाँ पे, तो पता नहीं तुम लोग एक दूसरे का सर फोड़ दोगे रात को। तो उसके बाद फिर से उनके बीच में लड़ाई हुई? नहीं सर, मैं सुबह 6:30 बजे उठा, मुझे वॉशरूम जाना था। प्रशांत गहरी नींद में सो रहा था और सरिता वहाँ नहीं थी। मैं वॉशरूम की तरफ गया और खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मुझे लगा सरिता अंदर ही होगी। फिर मैंने वेट किया, पर बहुत देर तक वो बाहर नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, नॉक भी किया, पर कोई आहट नहीं हुई। फिर ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। तब मैंने प्रशांत को उठाया और उसके बाद जो भी हुआ वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तुमने कहा कि तुम सरिता के साथ बहुत लॉयल थे, लेकिन क्या सरिता भी तुम्हारे साथ उतनी ही लॉयल थी? आई डोंट नो सर, मतलब सरिता के दिल में अंकित के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे ये बात नहीं मालूम, पर मैं सब कुछ जानता था सर। तो तुमने ये बात सरिता से डायरेक्टली पूछी? कई बार सर। कल रात को भी पूछा? अंधा नहीं हूं मैं, दिखाई देता है मुझे। वो जिस तरह से तुझे देखता है ना, प्यार करता है वो तुझसे। और तू उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। देख,
वार्निंग दे रहा हूं मैं तुझे, तू उससे दूर रह बस। Enough of your nonsense. I'm sick and tired of this dominating nature of yours. Stop controlling my life. मुझे जो चाहिए मैं वैसा करूंगी because this is my life. Just stop being a pain in my. और इसीलिए तुमने उसे मारा? सर बस एक ही थप्पड़ मारा था मैंने। वो चुप रहने के लिए तैयार ही नहीं थी। आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट ही किए जा रही थी और वो अंकित बीच में आ गया हमारा झगड़ा रोकने के लिए, जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा था। लेकिन तुम्हें ये पता होने के बावजूद भी कि सरिता और अंकित के बीच में कुछ चल रहा है, तुमने अंकित को वहां सोफे पर सोने की इजाजत क्यों दी? सर एक्चुअली आई वॉज टू ड्रंक। मुझ में हिम्मत ही नहीं बाकी थी कि मैं किसी से कन्फ्रंट करूं और आई जस्ट वांटेड टू स्लीप सर। और तुम सो गए और उसके बाद सरिता के साथ तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? जी सर। सर ये देखिए, ये गोपाल है, अंकित के घर में काम करता है। ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और आपने भी उस दिन देखा ही था, इसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे। मेरे को कुछ भी नहीं पता साहब, लेकिन साहब इन दोनों का हमेशा का मारा मारी था साहब। तू ये बता कि सरिता उस फ्लैट में अंकित से मिलने के लिए अकेली आती थी? नहीं साहब, वो हमेशा प्रशांत साहब के साथ ही आती थी। चाय पिएगा? नहीं साहब। चलिए। तो तू ये कहना चाहता है कि अंकित और सरिता सिर्फ दोस्त थे? क्या हुआ? बोल क्या सोच रहा है? अंकित अच्छा आदमी नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है साहब। अरे बता दे। कल रात को साहब। क्या हुआ कल रात को? साहब मैं किचन में सोता हूँ और किचन से मुझे हॉल का सब नज़र आता है साहब। कल रात इन दोनों का झगड़ा सुलझा कर और अंकित साहब भी वहीं सोफे पर सो गए साहब, और मेरी भी नींद लग गई। और फिर मेरे को हॉल से कुछ आवाज़ आई साहब। अंकित। तो मैंने झांक कर देखा तो सरिता मैडम के बेडिंग पर कोई था साहब। कौन था? अंकित साहब। फिर क्या हुआ? मैं नींद में था साहब, मेरी भी आंख लग गई और जब मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे को रात का सब याद आ रहा था साहब वही। फिर मैं दूध लेने चला गया और दूध लेकर वापस आया तो साहब ये सब देखा साहब। तो दूध कहाँ से लाता है? सोसाइटी के बाहर दूध का बूथ है साहब, वहीं से। सोसाइटी के बाहर से तुझे दूध लाने में 2 घंटे लगते हैं? वो साहब गाड़ी 2 घंटे लेट आई थी ना साहब। अच्छा, तो ये क्या है? किसे देख रहा था? कौन था वहां? बोल। मंजुला को साहब। कौन मंजुला? वो बाजू में काम करती है साहब, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है साहब। हम लोग दूध लेने साथ में जाते हैं। कल 2 घंटे मैं उसी के साथ था साहब। तेरे नौकर के बयान के मुताबिक उस रात तू सरिता के साथ उसके बिस्तर पर था। अब सच बोल। शिंदे, उस फ्लैट में गोपाल को मिलाकर 5 लड़के थे और 1 लड़की मारी गई, और इसके बारे में किसी को ना कोई खबर है ना कुछ पता है। उन 5 लड़कों का हमने बयान तो ले लिया है, लेकिन अगर हमें सरिता के मर्डर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें सबसे पहले सरिता की जिंदगी के बारे में पता लगाना होगा। ये पता करना होगा कि वो कैसी लड़की थी। सर, सरिता हमेशा बहुत खुश रहती थी, हर काम में बहुत परफेक्ट थी और बहुत हार्ड वर्किंग थी। सब कहते हैं उसने सुसाइड किया, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी सर? सब कुछ इतना परफेक्ट था। इनफैक्ट कल सुबह ही उसने पापा के साथ बैठकर इतनी सारी प्लानिंग्स की थी। बेटा कितना इन्वेस्ट करना है? 5 लाख। फिर तो तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सोना हमेशा काम आता है। तुम्हारी शादी, फिर तुम्हारे बच्चों की शादी, हर जगह काम आएगा। वाह पापा, आपने तो बड़ी लाइफ की प्लानिंग करके रखी है। ठीक है, मैं कल ही जाकर कुछ खरीद लूंगी। तो कल सरिता ने सारा दिन क्या किया? I mean, कल संडे था, वो घर पर ही होगी ना? नहीं सर, उसकी कोई फिक्स्ड हॉलीडेज नहीं होती थी। इनफैक्ट कल अम्यूजमेंट पार्क में उसका इवेंट था और उसके लिए वो सुबह 11 बजे ही घर से चली गई थी। और जब शाम को, इनफैक्ट रात को जब 11:15 बजे मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए डिनर रख दूं। हमें लगा कि वो लेट आएगी और हम लोग सोने चले गए, लेकिन सर वो घर पर नहीं आया, वापस नहीं आई वो सर।
तो सरिता की लाइफ में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी सर, प्रशांत चतुर्वेदी। पूरे घर में सरिता के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता था। क्यों? सर वो बहुत ही अब्यूजिव आदमी था, स्पेशली जब वो नशे में हुआ करता था। इवन सर वो सरिता को मारता भी था। हालांकि सरिता ने इस बात से हमेशा डिनाई किया, लेकिन पता तो चल जाता है ना सर, सरिता के ही पैसों पर पलता था। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की सर कि प्रशांत उसके लिए सही लड़का नहीं है, लेकिन सरिता पागल थी उसके प्यार में। लेकिन अभी कुछ दिनों से उसको समझ में आने लगा था कि प्रशांत उसके लिए सही नहीं है, और इसीलिए वो उसके साथ ब्रेकअप भी करना चाहती थी। देखिए, हमने अपनी सारी जांच कर ली है। सरिता की बहन और उसके दोस्त के बयान से ये पता चलता है कि सरिता अपने बॉयफ्रेंड प्रशांत की वजह से बहुत परेशान रहती थी, और शायद यही वजह कि उसने आत्महत्या की। थैंक यू। शिंदे, फाइल लेकर तुम कोर्ट पहुंचो जल्दी से। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई भी स्टेटमेंट देते हैं आप मीडिया के सामने, कैसे कह सकते हैं कि सरिता ने सुसाइड किया था? अरे दिमाग है आप लोगों के पास? कोई भी लड़की सलवार उतारकर साथ वाले से कैसे कूद सकती है? लेकिन मैं ये केस यहाँ पर बंद नहीं होने दूंगी। मैं सरिता को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। मैम एक क्वेश्चन है। मैम, पुलिस आपकी बहन की मौत की वजह को सुसाइड बता रही है, आपका क्या कहना है? मैं खुद गई थी उस फ्लैट में, और मैंने इन्हें बताया भी कि जिस विंडो से सरिता की जान गई है उस विंडो पर कुछ बोतलें रखी हुई थी। मतलब इनके मुताबिक सरिता ने कूदने से पहले विंडो की सारी बोतलें हटाई, फिर ग्लास चिप्स निकालकर नीचे रखे, और कूदने से पहले सारी बोतलें वैसे की वैसे जमा कर रख दी और उसके बाद कूदी। यहाँ तक कि लोग ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि प्रशांत, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसकी लाइफ हेल बना कर रख दी थी। उस दिन जिस दिन सरिता खो गई थी, सब उसे ढूंढ रहे थे, और प्रशांत ने मुझे कॉल किया, और प्रशांत मुझसे पूछ रहा था कि सरिता घर पर है। मैं ये नहीं जानती कि ये सब काम उसने अकेले किया या उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया, लेकिन आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि प्रशांत ने ही उसे मारा है। अपनी बहन के लिए अनुष्का के आंसुओं ने न सिर्फ मीडिया और आम जनता को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पुलिस के आला ऑफिसर्स को भी हिला कर रख दिया। अनुष्का अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी, और उसने कुछ ऐसे तथ्यों की तरफ इशारा किया जिनकी तरफ पुलिस का ध्यान ही नहीं गया था। पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने सरिता की मौत की वजह को आत्महत्या से बदलकर हत्या में तब्दील कर दिया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत सुले की टीम के साथ साथ क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर आफ्ताब खान और सब इंस्पेक्टर शालिनी मोरे को भी सरिता पांडे के केस पर नियुक्त किया गया। बाथरूम की बॉटल्स पे जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं, उसमें एक निशान क्लियर है, और वो है अंकित बेरी के। बाकी के फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाइबल नहीं है। सर, सरिता के ब्लड से तो अल्कोहल के सैंपल्स मिले हैं, लेकिन सर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी से उसकी सलवार गायब थी। हो सकता है उस फ्लैट में किसी ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की हो, और अपने आप को बचाने के लिए उसने बाथरूम की विंडो यूज की और वहां से गिर गई। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जैसा कि सबने कहा, सरिता और प्रशांत का झगड़ा शांत करवाने के बाद अंकित वहीं सोफे पे सो गया, और अंकित सरिता को पसंद करता था। हो सकता है कि सरिता को इतना पास सोते देखकर अंकित अपने आप पे काबू नहीं कर पाया। और वो सरिता के पास गया। और शायद दिल ही दिल सरिता भी उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए उसने अंकित को नहीं रोका। दोनों उस वक्त एक दूसरे के पास आना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर प्रशांत उठ जाएगा तो सीन क्रिएट करेगा, इसलिए वो वॉशरूम में चले गए। इधर प्रशांत की आंख खुल गई होगी,
और उसने देखा कि अंकित और सरिता दोनों गायब है। सरिता, अंकित, अंकित, अंकित और सरिता घबरा गए होंगे। सरिता, दरवाजा खोलो। तो अंकित ने सरिता से कहा होगा कि वो वॉशरूम के पीछे छज्जे पर छुप जाए। अंकित, सरिता के पास कोई ऑप्शन था नहीं। दरवाजा खोल। तो उसने वैसे ही किया होगा। सर, सरिता जब खिड़की से गिरी तब वो चीखी होगी, तो आई एम श्योर प्रशांत ने उसकी चीख जरूर सुनी होगी और प्रशांत ने बाथरूम में सलवार भी देखी होगी और उसे पता चल गया होगा कि सरिता अंकित के साथ बाथरूम में थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर जब हमने प्रशांत से सवाल जवाब किए तो उसने अंकित पर उंगली क्यों नहीं उठाई? पॉइंट। लेकिन मेरा कुछ और ही मानना है सर। जैसा कि गोपाल ने बताया, अंकित सरिता को छू रहा था। मेरा सरिता, अंकित बहुत डरा हुआ होगा क्योंकि अगर प्रशांत सरिता को ढूंढते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता तो सबको पता चल जाता कि अंकित ने क्या किया है। और इसी चक्कर में उसने खिड़की की प्लेट्स और सलवार वहीं छोड़ दी और बाथरूम से बाहर जाते वक्त उसने अंदर से लॉक का पुश बटन दबा दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया ताकि सबको यही लगे कि किसी ने अंदर से लॉक किया है। एक तो उसके हाथ से मर्डर हुआ और ऊपर से वो सरिता से प्यार करता था। सुबह तक यही प्लान कर रहा था कि वो करे क्या, और जैसे सुबह हुई उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। सर, ऐसा हो सकता है, लेकिन सर मेरे दिमाग में एक बात बार बार खटक रही है कि अगर अंकित और प्रशांत के बीच में सरिता की वजह से इतनी टेंशन चल रही थी तो फिर उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे पर ब्लेम क्यों नहीं किया? हालांकि वो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर सकते थे, पर उन दोनों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हो सकता है इसलिए कि वो दोनों इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। कैसे? सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आपने कहा था कि हो सकता है सरिता भी अंकित के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती थी, इसीलिए वो साथ में वॉशरूम गए। अचानक वहाँ प्रशांत आ गया, वो दोनों को इस तरह देख गुस्से में आ गया और अंकित से लड़ने लगा। जिस हाथापाई में सरिता ने बीच बचाव करने की कोशिश की होगी और शायद उसे धक्का लगा और वो मर गई। सरिता, she is not breathing. She's dead. तू पागल हो गया? सरिता, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से तूने उसको मारा। दोनों मरेंगे। दोनों क्यों मरेंगे? तुम दोनों कांड कर रहे थे। मैं तो पागल हो गया। दोनों मरेंगे, दोनों पकड़े जाएंगे, समझा? तुम्हें रास्ता नहीं है हमारे पास। अरे तुम दोनों अंदर कांड कर रहे थे तो क्या करेंगे ये सोच। हमें सब बाहर फेंक देते हैं। हाँ? सर, आगे किसी जिसने सुसाइड किया है। सुन, मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा कर, नहीं तो दोनों मरेंगे, समझा? फिर उन दोनों ने वॉशरूम का पुश लॉक बंद किया और बाहर आ गए ताकि सबको ये लगे कि सरिता ने डोर अंदर से बंद किया था। और सुबह होते ही गोपाल, नितिन और रोहन को दिखाने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया। अगर उन दोनों ने ही मर्डर किया है तो बॉडी को खिड़की से फेंक कर सुसाइड दिखाने की क्या जरूरत थी? रात का वक्त था, घर में बाकी लोग सो रहे थे, वो बॉडी को घर से बाहर ले जाते और डंप कर सकते थे और सुबह सबसे यही कह सकते थे कि सरिता रात को घर से बाहर चली गई। कोई उन पर ब्लेम भी नहीं करता। सर, अगर इन दोनों ने मर्डर नहीं किया है तो कौन हो सकता है? एक और इंसान है जिसे आप लोग भूल गए, अंकित का नौकर गोपाल। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि गोपाल ने अंकित को नशे की हालत में सरिता को छूते हुए देखा और वो भी एक्साइट हो गया, जिसके बाद वो सरिता के पीछे वॉशरूम गया और शायद नशे के कारण डोर ठीक से बंद नहीं था।
गोपाल ने सोचा कि सुबह होश आते ही सरिता सबको सब कुछ बता देगी और सब उसे मारेंगे, और इसी चक्कर में उसने सरिता को खिड़की से फेंकने का मन बना लिया। सर अगर इस एंगल से सोचा जाए तो पॉसिबल है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये आइडिया उसके दिमाग में आया कहां से कि सिचुएशन को सुसाइड दिखाए। आमतौर पे मर्डरर्स लाश को ठिकाने लगाने की सोचते हैं, और प्रशांत, अंकित या गोपाल तीनों में से मर्डर किसी ने भी किया हो, लेकिन इस तरह से स्पॉन्टेनियसली इसको सुसाइड दिखाने का आइडिया आना थोड़ा सा स्ट्रेंज है। एक काम करते हैं, एक डमी के साथ टेस्ट करते हैं। सरिता वहां से कूदी या फिर उसका पैर फिसला और वो गिरी, या फिर उसे किसी ने धक्का मारा, ये डिटरमिन हो जाएगा। सर हाँ मोरे, रेडी? रेडी सर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली थियरी, उसने सुसाइड किया, वो खुद कूदी। डमी पे एकदम हल्का सा प्रेशर लगाना, और ये उसने जंप किया। डन सर। नेक्स्ट। अब इस तरह से जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, मतलब एक या दो आदमी हो सकते हैं, तो उस तरह से उसको पुश करो। चौक दो, रेड वाला। ले जाओ इसे। डन सर। नेक्स्ट। अब वो खिड़की से बाहर छुप गई थी, लेज पे खड़ी हुई थी, और उसका पैर फिसल गया। कल तक सारे सबूत, सारे गवाह और सारे तथ्य इसी बात का इशारा कर रहे थे कि सरिता ने खुदकुशी की थी, लेकिन हमने मर्डर के एंगल को रूल आउट नहीं किया था। और आज डमी टेस्ट के बाद यह साफ हो गया है कि सरिता उस खिड़की से कूदी नहीं थी और ना ही उसका पैर फिसला था, बल्कि उसे धक्का दिया गया था। हमने मौत की वजह को खुदकुशी से बदल के मर्डर कर दिया और आईपीसी 302 के तहत इस केस को दर्ज किया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की अभी तक। थैंक यू। अब पुलिस भी इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि सरिता ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि किसने। उस घर में उस रात सरिता के अलावा 5 और लोग मौजूद थे: अंकित, प्रशांत, रोहन, नितिन और गोपाल। भले ही पुलिस को नितिन और रोहन पर ज्यादा शक नहीं था, लेकिन बाकी तीनों लड़के शक के घेरे में थे। अंकित, गोपाल और प्रशांत इन तीनों के बयान उलझा देने वाले थे, और अब देखना यह था कि पुलिस इस पहेली को कैसे सुलझाने वाली थी। तू सरिता को पसंद करता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, और इसीलिए तूने बाथरूम में उसके साथ जबरदस्ती की। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सरिता मेरी दोस्त थी, मैं कैसे उसके साथ कुछ गलत कर सकता? कुछ गलत? खिड़की से तूने नीचे फेंक दिया उसे, मर गई वो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने उसे नहीं मारा, मैं क्यों उसे खिड़की से फेंकूंगा? सरिता के पैसों पर अय्याशी करके बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन सरिता तुझसे अलग होना चाहती थी। सरिता दूर होती तो उसके पैसे भी तुझसे दूर होते। इसी गुस्से में आकर तूने सरिता का मर्डर कर दिया। आप क्राइम मूवीज ज्यादा देखते हैं सर, और वो भी सीक्रेट वाली। देन आई थिंक सर आपको अपनी चॉइस चेंज करनी चाहिए। बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को। तेरी जैसी मोटी चमड़ी वालों की बड़ी खाल उधेड़ी है मैंने। सर आप मुझसे कन्फेस कराने के लिए ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। मैं अपना स्टेटमेंट पहले ही दे चुका हूं कि मैंने सरिता का खून नहीं किया है, और आप कितना भी चाह लें ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने उसका मर्डर किया। तो जब तूने देखा कि अंकित सरिता को छू रहा है, तो तुम भी उत्तेजित हो गए, है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? वही जो तूने अपने बयान में लिखवाया कि तूने अंकित को उस रात सरिता को छूते हुए देखा था, और ये देखकर तुझे कुछ हुआ था। ये क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने ऐसा कब बोला था साहब कि अंकित साहब सरिता मैडम को छू रहे थे? साहब मैं तो 3 बजे सोने चला गया था, और 6:30 बजे मैं दूध लेने चला गया, और उसके बाद मैं सब बता चुका हूँ आप लोगों को साहब। अच्छा, ये क्या है? ये तेरे साइन है ना? इस स्टेटमेंट पर तेरे साइन है ना? अब साहब मैं अनपढ़ आदमी हूँ साहब, सिर्फ मुझे साइन करना आता है साहब। अब ये इंस्पेक्टर साहब ने जिस कागज़ पर बोला मैं हस्ताक्षर करता गया साहब। अब मैं क्या जानूँ कि उस कागज़ पे क्या लिखा है साहब? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेके जाओ।
सर ये झूठ बोल रहा है। जो इसने बयान दिया वही हमने लिखा। आप चाहे हेड कांस्टेबल तावड़े से पूछ लीजिए। सुले अपराधी चाहे कितना भी झूठ बोल ले, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। अब पुलिस को इस बात का तो यकीन हो चुका था कि हत्यारा इन तीनों में से ही कोई एक था, या फिर दो थे, या फिर तीनों ने ही मिलकर यह हत्या की थी। और अपने इसी आधार को और पुख्ता करने के लिए पुलिस ने इनका पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का फैसला किया। और उस टेस्ट में भी कोई चूक ना हो जाए, इसलिए पुलिस ने रोहन और नितिन को भी इस टेस्ट में शामिल कर लिया। क्या तुमने सरिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं सर। सरिता को तुम पसंद करते थे ना? जी सर। तुम सरिता के पीछे बाथरूम में गए थे? नहीं साहब, मैं तो किचन में सो रहा था। क्या हुआ था उस रात? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं तो सो रहा था सर। बहुत गुस्सा आता था ना तुम्हें सरिता पर? तुम्हें छोड़कर जा रही थी ना वो? हाँ ये बात सच है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाथरूम में तुम दोनों का झगड़ा हुआ था ना? नहीं, I mean, झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन बाथरूम में नहीं। तुम सरिता के पीछे वॉशरूम में गए थे? नहीं सर। पॉलीग्राफी टेस्ट के आधार पर पुलिस ने अंकित बैरी को सरिता पांडे के कत्ल का दोषी मानते हुए 24 अप्रैल 2017 को उसे गिरफ्तार किया और 25 अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां अंकित बैरी ने बेल एप्लीकेशन देते हुए इस बात की गुहार लगाई कि वो निर्दोष है। लेकिन पुलिस की जांच के आधार पर कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। पुलिस के पास पॉलीग्राफी टेस्ट के नतीजे थे, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट के रिजल्ट्स को मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए पुलिस ने कोर्ट में अंकित बैरी के खिलाफ कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पेश किए। फिलहाल ये केस कोर्ट में पेंडिंग है और अब देखना यह है कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कब सरिता को इंसाफ मिल पाएगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।